चैप्टर का नाम आपका है मोशन इन स्ट्रेट लाइन और वन डायमेंशनल मोशन। डायमेंशनल शब्द से आप लोग, वर्ड से आप लोग क्या हो चुके हो, पहले ही परिचित हो चुके हो। ठीक है, अब मैं थोड़ी चर्चा करता हूँ मैकेनिक्स की। ये जो हम पढ़ते हैं ना मोशन या स्टैटिक्स, ये सब कहलाता है मैकेनिक्स। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्ट एंड मोशन, है ना। तो ये जो है इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। मैकेनिक्स जो है, हमको मैकेनिक्स पढ़ना है, मैकेनिक्स द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, है ना, ब्रांच ऑफ फिजिक्स। और इसमें क्या करते हैं हम, डील करते हैं रेस्ट में जो बॉडी रहती है उसके बारे में, और मोशन में जो बॉडी रहती है उसके बारे में क्या करते हैं, इसके डील करते हैं। मैकेनिक्स का मतलब मशीन से बिल्कुल भी नहीं है, दिमाग में बैठा लो। मैकेनिक्स का मतलब मशीन से बिल्कुल भी नहीं होता। यहाँ पर मैकेनिक्स का मतलब, और देखो ये जो है ना, ये फिजिक्स की सबसे ओल्ड ब्रांच है ना, क्लासिकल ब्रांच आप इसको बोल सकते हैं, राइट। द ओल्ड ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, इन मोशन इन रेस्ट आल्सो। ठीक है, तो यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और एंड मोशन में है, तो ऐसी जो ब्रांच है उसको, फिजिक्स की ब्रांच को क्या बोलेंगे हम, मैकेनिक्स बोलेंगे। क्लियर हो गई बात। डेफिनेशन का देना है तो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट आर बॉडीज एंड द इक्विलिब्रियम ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर सेवरल फोर्सेस इज कॉल्ड मैकेनिक्स। रेस्ट को उसने ये बोला है कि एक्चुअल में कोई भी बॉडी जो होती है वो रेस्ट में होती है। इसका मतलब ये नहीं कि उस पर कोई फोर्स नहीं लगता, रेस्ट पर होती है। जैसे मान के चलो कि अर्थ पर ये स्टूल रखा हुआ है, तो स्टूल पर भी एक फोर्स लग रहा है। कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स उसको नीचे की ओर खींच रहा है। अगर वो जमीन सॉलिड नहीं होती, है ना, तो क्या होता, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो स्टूल भी कहाँ चला जाता, नीचे चला जाता। ठीक है, स्टूल, एक लोहे का स्टूल ले लीजिए आप। लोहे का स्टूल क्या होता है, रेत पर गड़ जाता है ना, रेत पर क्या हो जाता है, लोहे का स्टूल गड़ जाता है। या सीढ़ी जो होती है लोहे की क्या हो जाती है, रेत पर गड़ जाती है। क्यों, वो तो रेस्ट में है, लेकिन क्या उस पर फोर्स नहीं लग रहा है, फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तभी तो वो उसके अंदर घुस रही है, अन्यथा नहीं घुसती। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि रेस्ट जो वर्ड है उसको वो बोलता है कि फोर्स के इक्विलिब्रियम को बताता है वो रेस्ट। तो रेस्ट का मतलब ये नहीं होता कि उस पर कभी कोई फोर्स नहीं लग रहा है, उस बॉडी पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो सीधा सा मतलब है द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, विच रेस्ट एंड मोशन आल्सो। या तो रेस्ट में होगा और मोशन, दोनों में हो सकता है। तो ब्रांच आपको जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन नहीं पूछने वाली है, आप सिर्फ पर्सपेक्टिव समझिए इसका, है ना, मतलब समझिए, मीनिंग समझिए कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट और बॉडीज एंड द इक्विलिब्रियम ऑफ द ऑब्जेक्ट अंडर सेवरल फोर्सेस इज कॉल्ड एज मैकेनिक्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका मैकेनिक्स। मैकेनिक्स जो है उसमें हम यदि कोई बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है उसके बारे में चर्चा करते हैं। अब मैकेनिक्स को भी क्या कर दिया गया है, टू पार्ट्स में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। एक होता है स्टैटिक्स और एक होता है डायनेमिक्स, है ना। तो देयर आर टू पार्ट्स ऑफ मैकेनिक्स। फर्स्ट पार्ट होता है स्टैटिक्स और सेकंड पार्ट होता है डायनेमिक्स। डायनेमिक्स, स्टैटिक्स में क्या होता है, स्टैटिक्स में बॉडी क्या होती है, रेस्ट में होती है। कहाँ होती है बॉडी, रेस्ट में होती है ना। द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी द ऑब्जेक्ट, है ना, एट रेस्ट। यानी जब बॉडी का क्या होती है, रेस्ट में होती है, तो हम क्या करते हैं उसका, जब हम स्टडी करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम, स्टैटिक्स कहते हैं। इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। ओके, यानी कि बॉडी इधर उधर नहीं हिलेगी, रेस्ट में रहेगी, उसको क्या कहेंगे हम, स्टैटिक्स कहेंगे। अब स्टैटिक्स में एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि इसमें टाइम जो होता है ना, ये टाइम इंपॉर्टेंट नहीं होता। टाइम इज नॉट इंपॉर्टेंट। क्यों टाइम इज नॉट इंपॉर्टेंट, क्यों? जैसे मान के चलो कि एक वॉच जो है वो दीवार में है लटकी हुई,
ठीक है, एक वॉच जो है वो दीवार में क्या है, लटकी हुई है, वॉल में लटकी हुई है। तो बताइए क्या उसके लिए, या एक मान के चलो कोई भी फोटो फ्रेम है वो दीवार में लटका हुआ है, तो क्या आपको उसके लिए टाइम को बताना पड़ेगा? क्या उसके लिए टाइम इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं है। या स्टूल मान के चलो, बेंच रखी हुई है, आज भी चेयर यहीं रखी हुई है, कल भी चेयर यहीं रखी हुई थी, तो क्या कोई बॉडी यदि रेस्ट में है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? टाइम को बताना पड़ेगा, या सर नो? बताना पड़ेगा। कहाँ देख रहे हो कृष्णा? अरे ऊपर कहाँ देख रहे हो भाई? ऊपर कहाँ देख रहे हो? हाँ, किससे? हाँ, पापा से? अच्छा, ठीक है। तो मैं जो क्वेश्चन पूछा वो समझ में आ रहा है सबके? हाँ, मैंने जो क्वेश्चन पूछा वो समझ में आ रहा है क्या? बाकी लोग भी बताया करो, मैंने जो क्वेश्चन पूछा वो बात समझ में आ रही है? मैंने बोला स्टैटिक्स। स्टैटिक्स क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, है ना, विच डील द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। ओके, बट इसमें टाइम इज नॉट इंपॉर्टेंट, टाइम की इंपॉर्टेंस नहीं है। क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है? जैसे मैंने आपको बताया कि भाई एक फोटो फ्रेम दीवार पर लटका हुआ है, वो आज भी लटका हुआ है, कल भी लटका हुआ है, परसों भी लटका हुआ है, वो रेस्ट में तो है, लेकिन क्या उसके लिए टाइम का कोई मतलब है? टाइम की कोई इंपॉर्टेंस है उसके लिए? नहीं है ना? तो स्टैटिक्स में टाइम की इंपॉर्टेंस नहीं होती है, राइट। दूसरा है आपके पास डायनेमिक्स। डायनेमिक्स में क्या होता है? इसमें क्या होती है, बॉडी जो होती है वो मोशन में होती है। बॉडी और ऑब्जेक्ट आर मोशन, आर इन मोशन या आर इन मोशन, यानी द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज इन मोशन। ठीक है, डायनेमिक्स इज दैट द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट टेकिंग इनटू अकाउंट द फैक्टर्स विच कास्ट मोशन। और यहाँ पर कई बार मोशन के बारे में, मोशन की कास्ट मतलब उसका जो रीजन है वो बताना पड़ता है, कई बार नहीं भी बताना पड़ता है ना। तो इस तरह से सिंपल लैंग्वेज में अगर हम देखें तो स्टैटिक्स में बॉडी रेस्ट में रहती है, टाइम की इंपॉर्टेंस नहीं होती। डायनेमिक्स में क्या होती है, बॉडी क्या करती है, मोशन में रहती है। ठीक है, मोशन में रहती है और इसमें टाइम हमको बताना पड़ता है, साथ ही रीजन भी बताना पड़ता है कई बार कि भाई बॉडी एक्चुअल में मोशन में क्यों है, ये भी बताना पड़ता है। अब इस डायनेमिक्स को भी कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया? डायनेमिक्स को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। इसको डायनेमिक्स को काइनेटिक्स और दूसरा है आपका डायनेमिक्स प्रॉपर। डायनेमिक्स प्रॉपर बिल्कुल एक क्लियरली अभी अब पिक्चर हम बनाते हैं, तुम्हारे दिमाग में भी समझ में आ जाएगा। डायनेमिक्स में क्या होता है, मोशन के बारे में तो हम क्या करते हैं, इसमें स्टडी करते हैं। डायनेमिक्स में मोशन के बारे में तो हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, बट यहां रीजन बताने की आवश्यकता नहीं होती। रीजन नॉट, है ना, मतलब बॉडी मोशन कर रही है ये सिर्फ हम स्टडी करते हैं। वाई, हाउ, वेयर, है ना, इसके बारे में हम यहां पर चर्चा नहीं करते हैं। सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, हम सिर्फ मोशन के बारे में क्या करते हैं, यहां पर डिस्कस करते हैं। ओनली मोशन के बारे में क्या करते हैं, यहां पर डिस्कस करते हैं। मोशन किस कारण से हुआ है, कहां हुआ है, कैसे हुआ है, उसका कारण क्या है, उसके बारे में हम इस काइनेटिक्स में डिस्कस नहीं करते, उसको बोलते हैं काइनेटिक्स। ठीक है ना, अ ब्रांच ऑफ डायनेमिक्स, है ना, इन विच वी स्टडी द बॉडी विच इज मोशन, है ना, ओनली मोशन, नॉट कॉज ऑफ मोशन। कॉज ऑफ मोशन के बारे में हम गति के कारणों का, मोशन के कारणों का हम अध्ययन यहाँ पर नहीं करते, स्टडी यहाँ पर नहीं करते। ठीक है, लेकिन ये जो डायनेमिक्स प्रॉपर लिखा हुआ है,
तो सीधी सी बात है, प्रॉपर का मतलब क्या होता है, प्रॉपर वे का मतलब क्या होता है, प्रॉपर वे का मतलब ये होता है कि भाई आप सही तरीके से स्टडी कीजिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, मोशन का तो स्टडी करेंगे ही करेंगे, है ना, मोशन की स्टडी करेंगे करेंगे, साथ ही क्या करेंगे, कॉज मतलब कारणों का भी क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, रीजन का भी क्या करेंगे, यहाँ पर हम स्टडी करेंगे। तो ये हो गया डायनेमिक्स प्रॉपर। तो अगर ये पूरा फ्रेम अगर आपके दिमाग में बैठाना है तो कैसे बैठेगा, पूरा फ्रेम अगर आपके दिमाग में बैठना है तो कैसे बैठेगा। मैकेनिक्स क्या है, मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी द ऑब्जेक्ट विच एट रेस्ट आर मोशन। ओके, so there are two types of mechanics. Number one, statics, the branch of mechanics in which we study the object at rest, but there is time is not important. Second is dynamics. Dynamics is the branch of mechanics in which the body or object are in motion. Okay, and there is time is important also. Now there are two parts of डायनेमिक्स, एक होता है काइनेटिक्स और दूसरा होता है डायनेमिक्स प्रॉपर। काइनेटिक्स क्या होता है, इसमें हम मोशन का तो क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, बट मोशन के काज का स्टडी नहीं करते, उसके कारणों का, रीजन का स्टडी नहीं करते, हाउ, वाई, वेयर, इनके बारे में हम यहाँ पर नहीं बताते हैं, ये कहलाता है काइनेटिक्स। बट इन डायनेमिक्स प्रॉपर मोशन की स्टडी के साथ साथ क्या करते हैं हम, उसके काज की भी क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, उसके रीजन की भी स्टडी करते हैं कि वाई आर मोशन, वेयर इज मोशन एंड हाउ इज मोशन, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है और कहाँ हो रहा है। ठीक है, इनके बारे में क्या करते हैं, कहाँ, कैसे, क्यों, जब इन क्वेश्चंस का क्या करते हैं हम आंसर देते हैं तो क्या कहलाएगा, वो डायनेमिक्स प्रॉपर कहलाएगा। इज इट क्लियर, यस और नो। हेलो, बात समझ में आ रही है, हेलो, ओके। नाउ we will discuss about point object. पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, जब आप पॉइंट बनाते हैं, है ना, है ना, when you will draw a point then its length width और क्या बोलेंगे उसको, एक और thickness, ये तीनों चीजें इसकी होती है क्या, पॉइंट की, नहीं, आप उसकी लेंथ नहीं बता सकते, आप उसकी हाइट नहीं बता सकते, आप उसकी थिकनेस नहीं बता सकते, राइट है ना। तो लेकिन वो तो ठीक है पॉइंट के बारे में। पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, यहाँ पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब यहाँ पर ये है कि देखो, मैं आपको पहले एक एग्जांपल देता हूँ, या एक आपको मैं पहले डेफिनेशन समझाता हूँ। क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी अ पॉइंट ऑब्जेक्ट और अ पार्टिकल इफ इट्स डायमेंशंस, that is length, width and thickness etc. are negligible as compared to the thickness distance traveled by it during its motion। मतलब ये है कि एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का साइज या उसके डायमेंशन यानी कि उसकी लेंथ, हाइट, थिकनेस जो है उसके द्वारा ट्रेवल की गई डिस्टेंस से क्या है, बहुत ही कम है। फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूं ट्रेन या कार ले लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल, है ना। कार की जो लेंथ होती है कितनी होती है बताइए, एक कार ले लेते हैं, कार की लेंथ कितनी होगी, 3 मीटर मान के चलते हैं, कार की लेंथ कितनी है, 3 मीटर, और इसकी जो विड्थ है वो कितनी है, 1.5 मीटर मान लेते हैं। अब बताइए कार जो है आकार में, साइज में क्या है, छोटी है, लेकिन इस कार से आप कहां पर ट्रेवल कर लिया, आपने ट्रेवल कहां किया आपने, आप चले गए भोपाल। कहां चले गए, भोपाल चले गए। कितना किलोमीटर है बताइए, लगभग 400 किलोमीटर है, ठीक है। अब कार की लेंथ है 3 मीटर, उसकी जो डायमेंशन है, डायमेंशन का मतलब समझते हो ना, डायमेंशन अगर किसी का मतलब बता रहे हो, इसका मतलब यह है कि उसके लेंथ के, विड्थ के बारे में बता रहे हो, आप थिकनेस के बारे में बता रहे हो, ठीक है। तो इसकी जो डायमेंशन है कार की वो बहुत छोटी है, इसका कार का आकार बहुत छोटा है, साइज बहुत छोटा है, लेकिन उसके द्वारा ट्रेवल की गई डिस्टेंस क्या है, कार की कई गुनी है, 400 किलोमीटर, 400 किलोमीटर कार ने क्या किया, ट्रेवल किया, ठीक है। तो भाई तो ऐसी कंडीशन में
यहाँ पर उसका डायमेंशन बहुत छोटा है, साइज बहुत छोटा है, बट उसके द्वारा ट्रेवल डिस्टेंस क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो कार विल बी पॉइंट ऑब्जेक्ट। कार क्या होगी, पॉइंट ऑब्जेक्ट होगी। वैसे बॉल के बारे में बात कर लेते हैं। बॉल छोटी है, बॉल बहुत छोटी है ना। अब आपने ग्राउंड में है और आपने क्या कर दिया, बैट घुमाया और बॉल को क्या पहुंचा दिया, पवेलियन के बाहर पहुंचा दिया, ग्राउंड के बाहर पहुंचा दिया। तो भाई कार जो बॉल है वो तो बहुत छोटा है, लेकिन आपने क्या कर दिया, उसको मोशन करा के क्या कर दिया, बहुत दूर पहुंचा दिया। तो कार का जो बॉल है उसका साइज क्या है, स्मॉल हो गया, बहुत छोटा हो गया, उसकी डायमेंशन बहुत कम हो गई, लेंथ विड्थ हाइट बहुत कम है उसकी, लेकिन उसके द्वारा ट्रेवल डिस्टेंस क्या हो गई, बहुत ज़्यादा हो गई। तो ये बॉल भी क्या कहलाएगी, आपकी बॉल क्या कहलाएगी, पॉइंट ऑब्जेक्ट कहलाएगी। ओके, एरोप्लेन के बारे में बात कर लेते हैं। एरोप्लेन कितना मीटर होगा, 50 मीटर का एरोप्लेन होगा या 25-30 मीटर का एरोप्लेन, 30 मीटर का एरोप्लेन मान के चलो। 30 मीटर का आपके पास में एरोप्लेन है और आप उस एरोप्लेन में बैठते हैं और कहाँ चले जाते हैं, अमेरिका चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, यूएसए चले जाते हैं, राइट, अमेरिका चले जाते हैं। भाई कार की जो एरोप्लेन है उसका तो जो साइज है, डायमेंशन है, वो तो 30 मीटर है, लेकिन आप कहाँ चले गए, अमेरिका, 5000-6000 किलोमीटर दूर। ठीक है, तो इस कंडीशन में ट्रेवल डिस्टेंस क्या हो गई, बहुत ज़्यादा हो गई। किसकी तुलना में, उस एरोप्लेन के साइज की तुलना में ट्रेवल डिस्टेंस क्या हो गई, बहुत ज़्यादा हो गई, है ना। तो ये जो इस कंडीशन में ये जो एरोप्लेन होगा वो क्या कहलाएगा, आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। क्यों, क्योंकि उसका साइज उसके द्वारा ट्रेवल की गई डिस्टेंस की तुलना में क्या है, कंपेयर में क्या है, बहुत ज़्यादा है। दो तरीके से हो सकता है, इसकी डेफिनेशन देना है तो दो तरीके से दे सकते हैं। एक ऐसा कि भाई ऑब्जेक्ट का साइज जो है उसके द्वारा ट्रेवल डिस्टेंस की तुलना के कंपेयर में क्या है, बहुत छोटा है, ऐसा। या दूसरा तरीका हो सकता है कि जो ट्रेवल डिस्टेंस है वो ऑब्जेक्ट के साइज के कंपेयर में क्या है, बहुत ज़्यादा है। दोनों ही कंडीशन में जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या कहलाएगा, आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर। किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट कब बोला जाता है, क्लियर हुआ क्या। मैंने जो एग्जांपल दिया उसमें मैंने कार का एग्जांपल दिया, मैंने बॉल का एग्जांपल दिया और मैंने एरोप्लेन का एग्जांपल दिया। तीनों में ही उनके द्वारा ट्रेवल की गई डिस्टेंस क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो कार, बॉल और एरोप्लेन क्या कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, इट इज कॉल्ड, है ना, ऑल इज पॉइंट ऑब्जेक्ट बिकॉज द ट्रेवल डिस्टेंस इज वेरी लार्ज कंपेयर टू इट्स डायमेंशन और साइज। ओके, यस, क्लियर हुआ है आदित्य, अरे क्लियर हुआ क्या, सबको क्लियर है। यस, एक बार फिर से मैं आपको डेफिनेशन पढ़ के बता देता हूं, है ना। एन ऑब्जेक्ट, ध्यान से सुनेंगे क्योंकि डेफिनेशन आपको इसी प्रकार की लिखनी है। मैंने जितना भी समझाया वो तो आपको दिमाग में बैठ गया होगा कि आपकी कार है, आपका बॉल है, आपका एरोप्लेन है, वो सब पॉइंट ऑब्जेक्ट है बिकॉज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट इज वेरी लार्ज कंपेयर टू इट्स साइज। लेकिन आपको डेफिनेशन लिखना है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी अ पॉइंट ऑब्जेक्ट और अ पार्टिकल if its dimensions, that is length, width and thickness, are negligible as compared to the distance travelled by it during its motion। क्लियर हो गई बात। ऑब्जेक्ट का जो साइज है या डायमेंशन है वो नेग्लिजिबल माना जा रहा है, किसके कंपैरिजन में, ट्रेवल्ड डिस्टेंस के कंपैरिजन में। बिकॉज 30 मीटर का कोई मतलब नहीं है 5000 किलोमीटर के सामने। 30 मीटर का मतलब है क्या, 5000 किलोमीटर के सामने 30 मीटर का कोई मतलब है क्या, बताइए आप, है क्या, है नहीं है, कोई मतलब नहीं है ना। चलिए अब इसके बाद में हम बात करते हैं मोशन के बारे में। अच्छा, मोशन का मतलब क्या होता है बताइए। हाँ, गति तो हिंदी में हो गया, मोशन का मतलब गति, है ना। मतलब बताओ मुझे, मीनिंग
जब आप मोशन शब्द बोलते हैं तो क्या दिमाग, अच्छा मोशन का मतलब क्या होगा, मोशन किसे कहते हैं, व्हाट इज द मोशन, किसी ऑब्जेक्ट का मूवमेंट, मतलब टाइम के साथ उसकी पोजीशन में क्या होना, चेंज होना, है ना। अगर हमें एक लाइन में बोले तो क्या बोलेंगे, है ना, इफ अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन देन द बॉडी इज इन मोशन, राइट, है ना। व्हेन अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विथ टाइम देन बॉडी विल बी मोशन, या हम बोलेंगे कि द बॉडी इज इन मोशन, राइट है। तो टाइम के साथ में, जैसे मैं यहाँ अभी खड़ा हूँ, 5 सेकंड बाद मैं यहाँ पर हट जाता हूँ, इस तरह हट जाता हूँ, तो मेरी क्या हो गई, टाइम के साथ में क्या हो गई, मेरी पोजीशन क्या हो गई, चेंज हो गई। तो इसको कहेंगे बॉडी क्या कर रही है, मोशन में है ना, हम ये कहेंगे। यस, टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट तो बहुत सारे होते हैं। ट्रांसलेटरी, तो ट्रांसलेटरी हम यहीं पर पढ़ने वाले हैं आज। उसके बाद में एक सर्कुलर मोशन होता है, जब सर्कुलर पाथ पर क्या करेंगे, हम मोशन करेंगे। फिर एक होता है रोटेशनल मोशन चैप्टर नंबर 8 या 9 में पढ़ेंगे अपन कि जैसे अर्थ क्या करती है, रोटेशनल मोशन करती है ना, ये हो गया। इसके बाद में और एक मोशन है आपके पास में जिसको बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी का मतलब इस तरह से झूला जैसे झूलता है, झूला, पेंडुलम, है ना, यह ऑसिलेटरी मोशन होता है। तो 11th के कोर्स में हम हर प्रकार के मोशन को पढ़ने वाले हैं। ट्रांसलेटरी मोशन तो हम लोग पढ़ेंगे, चैप्टर ही ट्रांसलेटरी मोशन के लिए बना है। इसके बाद में हम सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे। सर्कुलर मोशन के बाद में आपका रोटेशनल मोशन का एक चैप्टर है ही अलग से, और ऑसिलेटरी मोशन का भी एक लास्ट में चैप्टर है जिसमें हमने ऑसिलेशन बताया था आपको, जब पहले दिन पढ़ाया था उस दिन बताया था। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मोशन इन स्ट्रेट लाइन और ट्रांसलेटरी मोशन। तो ट्रांसलेटरी मोशन में 3 प्रकार का मोशन है। फर्स्ट है आपका 1 डायमेंशनल मोशन, सेकंड है आपका 2 डायमेंशनल मोशन या मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन 2 डायमेंशन एंड मोशन इन 3 डायमेंशन, ठीक है। तो इसको दोनों प्रकार से बोलते हैं, 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन एंड 3 डायमेंशनल मोशन, ठीक है। या आप इसको ऐसा नहीं पढ़ना तो ऐसे पढ़ेंगे, मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन 2 डायमेंशन एंड मोशन इन 3 डायमेंशन, ओके। तो इसका स्क्रीनशॉट लो और फिर हम पढ़ते हैं मोशन इन 1, 2 एंड 3 डायमेंशन आल्सो। ले लिया? टू डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन। 2 डायमेंशनल मोशन क्या होता है? 2 डायमेंशनल मोशन में क्या होता है कि बॉडी जो होती है वो प्लेन में मोशन करती है। कहाँ पर मोशन करती है? प्लेन में। प्लेन मतलब एरोप्लेन नहीं, प्लेन मतलब समतल, है ना, प्लेन, मोशन इन प्लेन, मोशन इन प्लेन, ठीक है, प्लेन में मोशन करेगी। और अगर एक्सिस के थ्रू हमको बताना होगा तो एक्सिस के थ्रू हम बताएंगे कि 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस में से कोई 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस का क्या करेंगे, यूज करेंगे, या तो एक्स वाई का, या वाई जेड का, या एक्स जेड का क्या करेंगे, यूज करेंगे। 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस का क्या करते हैं, इसमें यूज करते हैं। क्यों ऐसा, क्योंकि जब आप प्लेन में चलते हैं तो आप आगे पीछे दोनों चल सकते हैं, और आगे पीछे दोनों चलने के साथ साथ बैकवर्ड फॉरवर्ड दोनों चल सकते हैं आप, और उसको चलने के साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, लेफ्ट भी जा सकते हैं और राइट भी क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। तो भाई कितने डायरेक्शन मिली आपको? 2 मिली ना, एक बैकवर्ड और कितने डायरेक्शन मिली आपको? 2 मिली। एक आप फॉरवर्ड जा सकते हैं या बैकवर्ड जा सकते हैं, फर्स्ट, है ना, गो अहेड या लेगिंग बिहाइंड, आगे पीछे, पहला। और दूसरा या तो लेफ्ट और राइट, लेफ्ट राइट दोनों तरफ क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। तो एक ऐसी वाली आगे पीछे वाली डायरेक्शन मिली, और एक लेफ्ट और राइट वाली का भी आपको डायरेक्शन मिली है। तो 2 डायरेक्शन मिलती है यहाँ पर, इसलिए इसको 2 डायमेंशन बोलते हैं। और एक्सिस भी कितने यूज करते हैं हम? 2 का यूज करते हैं।
ठीक है, बात समझ में आ रही है? सिंपल लैंग्वेज में, व्हेन बॉडी और ऑब्जेक्ट है ना मूव ऑन अ प्लेन, देन द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट सेड टू बी टू डायमेंशनल मोशन। यस, एग्जाम्पल समझो। एग्जाम्पल जैसे एक बोट है, वो रिवर में मोशन कर रही है। एग्जाम्पल, बोट इन रिवर। अब बताइए, रिवर में जो बोट मोशन कर रही है तो वो रिवर का जो पानी है ऊपर कैसा होगा? वो कैसा होगा बताइए? प्लेन होगा कि नहीं होगा? क्या कैसा होता है बताओ? हाँ, हेलो, अरे सुन पा रहे हो कि नहीं मुझे? जवाब क्यों नहीं देते हो तुम लोग? हाँ भाई, जवाब दो। अगर अगर एक बोट है और वो बोट क्या कर रही है ना, रिवर के वाटर में क्या कर रही है? मूव कर रही है। तो वो जो रिवर का वाटर है उसका ऊपर का जो सरफेस होगा कैसा होगा बताइए? कैसा होगा वो? हाँ बताइए। प्लेन ही तो होता है, और कैसा होता है रिवर का? और कैसा होता है? अब बिल्कुल अरे बाढ़ आने वाली कंडीशन की बात नहीं कर रहा हूं ना। अब बरसात चल रही, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हर जगह बाढ़ ही आती रहेगी। मैं एक अब वो उफान उफान आते रहेगा तो उसमें
बताइए, जो आप फुटबॉल खेलेंगे उसके लिए प्लेन होगा ना, एक सरफेस कैसा होगा, तो फुटबॉल क्या होगा, वो आगे, हाँ प्लेन होगा, है ना, वो आगे भी जा सकता है, पीछे भी आ सकता है, और लेफ्ट राइट भी क्या कर सकता है, वो फुटबॉल क्या कर सकता है, मूव कर सकता है, तो वो प्लेन है। तो जब भी प्लेन वर्ड आएगा ना, तो प्लेन में मोशन जो होगा वो क्या होगा, 2 डायमेंशनल मोशन होगा। और उसमें हम 2 एक्सिस का यूज क्यों करेंगे, यहां पर आप केवल क्या करते थे, 1 एक्सिस का यूज करते थे। ओके, अब यहां पर क्या करेंगे हम, 2 एक्सिस का क्या करेंगे, यूज करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि यहां 2 डायरेक्शन में मोशन करना है, एक आगे पीछे भी मोशन करना है, और दूसरा लेफ्ट और राइट भी क्या करना है, आपको मोशन करना है। जमीन पर रेंगते हुए कीड़े की गति, इंसेक्ट, मोशन ऑफ इंसेक्ट, कीड़े को इंसेक्ट ही बोलते हैं ना, इंसेक्ट का मतलब कीड़ा ही होता है कि नहीं, हाँ, तो मोशन ऑफ एन इंसेक्ट। आप बताइए, कभी जमीन पर रेंगते हुए कीड़े को आपने, जमीन पर रेंगते हुए कीड़े को आपने कभी स्ट्रेट फॉरवर्ड चलते देखा क्या, है? वो कभी सीधा चलता है, नहीं, कभी सीधा नहीं चलता, है ना, वो कभी इधर जाएगा, कभी उधर जाएगा, कहीं भी जाता है वो, क्यों, क्योंकि वो प्लेन में क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, ठीक है, तो वो सीधा नहीं चलता है। तो तमाम, एक और एग्जांपल देता हूं, बिलियर्ड्स बॉल देखिए आप लोगों ने, बिलियर्ड्स का मतलब समझते हो, बिलियर्ड्स, इसको स्नूकर भी कहते हैं, स्नूकर, नहीं, 5-6 में से किसी ने नहीं देखा क्या बिलियर्ड्स बॉल? अरे बिलियर्ड्स बॉल आप लोगों ने फिल्म देखा होगा, फिल्म में देखना होगा, एक बड़ा सा टेबल होता है, उसमें गोल गोल क्या होती है, गोटियां होती है, और एक हेलो हाय करते हुए लंबा सा डंडा लेता है, टिचिक से मारता है, देखियो, हाँ वही है, हाँ यस, ग्रीन कलर का, हाँ ग्रीन कलर का रहता है, बड़ी सी टेबल होती है, एक रेक्टेंगुलर टेबल होती है ना, और उसमें वाइट और ब्लैक क्या होती है, गोटियां होती है, और एक लंबा सा क्या होता है, डंडा होता है ना, और 2 बिजनेसमैन क्या करते जाते हैं, हाउ आर यू, यस यस ना, और मारते, देखियो, दैट इज कॉल्ड स्नूकर। तो भाई वो जो स्नूकर है, स्नूकर की जो बॉल है, जिसको हम बिलियर्ड्स बॉल कहते हैं, उसी को बिलियर्ड्स बॉल कहते हैं, वो जो है वो कहां पर मोशन करती है, बताइए, प्लेन होता है ना, प्लेन, टेबल कैसा है, प्लेन है, और वो इधर से टकरा के उधर, उधर से टकरा के इधर, ऐसा जाती है ना, तो उसकी जो उसका जो मोशन होगा क्या कहलाएगा, वो 2 डायमेंशनल मोशन होगा। और एक है सर्कुलर मोशन भी 2 डायमेंशनल मोशन ही है ना, क्योंकि सर्कुलर मोशन में क्या करते हैं, हम आगे तो बढ़ते हैं, साथ ही लेफ्ट साइड या राइट साइड को क्या करते जाते हैं, मुड़ते जाते हैं, तो एक डायरेक्शन आगे बढ़ने की है, दूसरी डायरेक्शन मुड़ने की है, लेफ्ट या राइट साइड में, ऐसा घूम गए, आगे तो बढ़ रहे हैं लेकिन घूम भी तो रहे हो एक साइड की तरफ, आप बिल्कुल स्ट्रेट नहीं जा रहे हो, तो सर्कुलर मोशन इज 2 डायमेंशनल मोशन, एग्जाम्पल ऑफ 2 डायमेंशनल मोशन, है ना। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल है। और एक कैरम बोर्ड की गोटियां, कैरम बोर्ड देखो, कैरम बोर्ड कभी कैरम खेले हो ना, कैरम बोर्ड, उसमें है ना ब्लैक वाइट एंड क्वीन रहती है वहां पर, गुलाबी कलर की, है ना, स्टाइगर रहता है, स्टाइगर कहाँ मूव करता है, वो प्लेन में मूव करता है, कहाँ मूव करता है, प्लेन में मूव करता है, राइट, यस। तो ये जो है तमाम आपके पास में जो एग्जाम्पल है वो क्या है, सब 2 डायमेंशनल मोशन के एग्जाम्पल है ना। तो बोट है, बिलियर्ड्स बॉल है, सर्कुलर मोशन है ना, ये सब जो है वो 2 डायमेंशनल मोशन के एग्जाम्पल है। सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव ऑन अ प्लेन देन मोशन इज कॉल्ड, है ना, देन मोशन इज कॉल्ड 2 डायमेंशनल मोशन और मोशन इन 2 डायमेंशन, है ना। फॉर एग्जाम्पल बोट इन रिवर, या मोशन ऑफ बोट इन रिवर, मोशन ऑफ बिलियर्ड्स बॉल, है ना, मोशन ऑफ सर्कुलर मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर पाथ, है ना। तो ये आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे। और इसमें कितने एक्सिस का यूज करते हैं, 3 एक्सिस का क्या करते हैं, यूज करते हैं। ओके, एंड थर्ड इज 3 डायमेंशनल मोशन, 3 डायमेंशनल मोशन।
थ्री डायमेंशनल मोशन में क्या होगा, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव इन स्पेस, कहां पर मोशन करे, मोशन इन स्पेस। जब कोई बॉडी मोशन में क्या, जब कोई बॉडी स्पेस में क्या करती है, मोशन करती है, जब कोई ऑब्जेक्ट स्पेस में क्या करता है, मोशन करता है, देन मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी थ्री डायमेंशनल मोशन और मोशन इन थ्री डायमेंशन, राइट है। व्हेन अ बॉडी इज फ्री टू मूव एनीवेयर इन स्पेस इट इज सेड टू एग्जीक्यूट मोशन इन थ्री डायमेंशन। और जब हम तीनों एक्सिस का यूज करते हैं, थ्री एक्सिस का क्या करते हैं, यूज करते हैं, तीनों एक्सिस का क्या करते हैं, यूज करते हैं, तो मोशन कहां पर कहलाता है, वो मोशन क्या कहलाता है, थ्री डायमेंशन मोशन कहलाता है। क्लियर हो गई बात। डेफिनेशन कैसे दोगे, व्हेन अ बॉडी मूव सच दैट इट्स पोजीशन चेंज विद टाइम अलोंग ऑल द थ्री कोऑर्डिनेट एक्सिस साइमल्टेनियसली देन इट्स मोशन इज कॉल्ड थ्री डायमेंशन मोशन। और सिंपल लैंग्वेज में, व्हेन अ बॉडी इज फ्री टू मूव एनीवेयर इन स्पेस देन मोशन इज इन थ्री डायमेंशन। थ्री डायमेंशन में थ्री एक्सिस का यूज क्यों किया गया, इसका एग्जांपल जब समझेंगे आप समझ में आएगा। मोशन ऑफ बर्ड्स इन स्पेस, मोशन ऑफ बर्ड इन स्पेस, मोशन ऑफ काइट इन स्पेस, मोशन ऑफ एरोप्लेन। ओके, थ्री एग्जाम्पल है आपके पास में। कौन कौन से एग्जाम्पल हैं आपके पास, मोशन ऑफ एरोप्लेन, मोशन ऑफ एरोप्लेन, मोशन ऑफ अ फ्लाइंग बर्ड एंड मोशन ऑफ अ काइट, मोशन ऑफ अ मालिक्यूल्स ऑफ गैसेस। एक और एग्जाम्पल है मालिक्यूल्स ऑफ गैसेस। ये फोर एग्जाम्पल आपके पास में, इसके थ्रू मैं आपको समझाता हूं कि थ्री डायमेंशन मोशन इनको क्यों बोला गया। देखिए, जब बर्ड है, वो बर्ड अगर मोशन करेगी तो कैसे मोशन करती है, आवाज सुन पा रहे हैं मेरी। बर्ड जब मोशन करती है तो कैसे मोशन करती है, कैसे मोशन करती है, बर्ड ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी, अप डाउन, वन डायरेक्शन। ओके, बर्ड फॉरवर्ड बैकवर्ड, टू डायरेक्शन, एंड थर्ड डायरेक्शन इज लेफ्ट राइट। कितनी डायरेक्शन हुई, थ्री हो गई कि नहीं हो गई। जब बर्ड क्या करेगी, स्पेस में मोशन करेगी तो वो कितने प्रकार से मोशन कर सकती है, ऊपर नीचे, आगे पीछे, या लेफ्ट राइट। तो कितनी डायरेक्शन हो गई, तीन। काइट के बारे में चर्चा करो। काइट क्या करता है, काइट जब मोशन करता है तो कैसा करता है, अप डाउन, है ना। फिर फॉरवर्ड बैकवर्ड, है ना। एंड थर्ड लेफ्ट राइट। देखो कभी काइट को उड़ते हुए, काइट देखो कि नहीं, हाँ। आवाज बहुत कम आ रही है। तो ये दोनों एग्जांपल से बात समझ में आ रही है, क्यों थ्री डायमेंशन क्यों लेना पड़ता है, इसको थ्री डायमेंशन क्यों बोला गया, थ्री डायमेंशन इसको क्यों बोला गया, बात समझ में आ गई अब। हाँ, तो इसलिए बोला गया क्योंकि यहां पर कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है वो थ्री डायरेक्शन में क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। जब आपने वन डायमेंशन पढ़ा था उसमें केवल एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकता था वो, इसलिए आपने वन एक्सिस लिया था, एक ही डायरेक्शन, स्ट्रेट लाइन थी वहां, आप लेफ्ट और राइट नहीं जा सकते थे वहां पर। सेकेंड वाली डायरेक्शन में, टू डायमेंशन में, आप आगे तो जा सकते थे, साथ ही भी क्या कर सकते थे, लेफ्ट और राइट भी क्या कर सकते थे, जा सकते थे। इसलिए टू डायरेक्शन, टू एक्सिस एंड थ्री डायमेंशनल मोशन, देयर आर थ्री एक्सिस। व्हाई, बिकॉज अ ऑब्जेक्ट मूव्स इन थ्री डायरेक्शन, अप डाउन, फॉरवर्ड बैकवर्ड एंड लेफ्ट राइट। ओके, पतंग कैसे उड़ता है, ऊपर नीचे, या फिर आगे पीछे, या फिर लेफ्ट राइट, है ना। तो इस तरह से थ्री डायरेक्शन में क्या होता है, वो मूव करता है। सो इट इज कॉल्ड थ्री डायमेंशन मोशन। ओके, क्लियर है आपको।
सभी को? एक और चीज यहां पर तो आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए, दिख रहा है? मैं आपको बता रहा था उस दिन आपको सॉलिड एंगल बता रहा था कि नहीं बता रहा था? हाँ, ये देखो, ये आपके पास में क्या वाटरमेलन है वाटरमेलन। और उस वाटरमेलन में आप देखिए कि ऊपर में एक सरफेस कटा हुआ दिख रहा है जिसकी वैल्यू कितनी है, एरिया कितना है उसका, A=r², दिख रहा है? और बताइए, अब देखो वो जो सरफेस बना हुआ है, सर्कुलर सरफेस जो बना हुआ है, सरफेस बना हुआ है, उसका जो सरकमफेरेंस है, उसके सरकमफेरेंस से क्या हुआ है, उस वाटरमेलन के सेंटर पर क्या बना है, एक एंगल बना है, दिख रहा है? येलो कलर का है ना, ये वाला एंगल, ठीक। आप ये पेन का यूज करता हूं मैं, ये देखिए, ये वाला, ये है ना, ये एंगल बना हुआ है, राइट? तो ये जो एंगल आपका बना हुआ है वो आपका क्या कहलाएगा, सॉलिड एंगल कहलाएगा, 1 स्टेरेडियन कहलाएगा। और ये देखो, ये छोटा वाला जो बना हुआ है, कलर, ये जो छोटा वाला बना हुआ है आपके पास, है ना, ये छोटा वाला जो है, सॉरी, ये जो छोटा वाला जो बना हुआ है, ये रेस करूं पहले, ये जो आपके पास में छोटा वाला बना हुआ है, ये वाला पोर्शन है ना, वो क्या कहलाएगा, आपका एरिया कहलाएगा। उस एरिया की सरकमफेरेंस के द्वारा, यहां पर जो एंगल बना हुआ है, ये वाला एंगल क्या कहलाएगा, आपका सॉलिड एंगल कहलाएगा। क्लियर है सभी को? बात समझ में आ गई सबके? ठीक है, तो ये एक अच्छा एग्जांपल आपके लिए हो सकता है। तो अब मेरे हिसाब से सॉलिड एंगल आपको समझ में आ गया होगा। यस,
उस दिन जो मैं सॉलिड एंगल बता रहा था आपको, फुटबॉल का उदाहरण दे रहा था ना, एग्जाम्पल दे रहा था, उस ये जो आपके पास में है ये आपके लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो जाएगा कि ये आपने सर्कुलर पाथ बनाया, एक वाटरमेलन लिया, वाटरमेलन का एक सरफेस पर आपने एक क्या किया, सर्कुलर सरफेस लिया, वो जो सरफेस है वो है आपका a = r² है, और उस सरफेस के द्वारा सेंटर पर एक एंगल बनाया गया जिसको क्या बोला गया, सॉलिड एंगल कहा गया। तो मेरे हिसाब से आपको अब क्लियर हो गया होगा।